गुजरात के सूरत डायमंड और टेक्सटाइल सिटी से गुजरात के इस चुनावी शोर पर आपका स्वागत है। जी हां, इसे चुनावी शोर ही कह सकते हैं क्योंकि आज तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। कुछ इसी अंदाज में तमाम अन्य पार्टियां भी, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे लगे हुए हैं। इसी सियासी जोर में आज आखिरी दिन है उस चुनावी शोर का, प्रचार का, जो पहले दौर के मतदान के पहले हो रहा है। 89 सीटों पर कुल वोटिंग होनी है और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें दनादन रैलियां, धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर पार्टी के नेता का रहा है। तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद लिए चलेंगे गुजरात के चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या है हाल, क्या हो सकता है और इस पहले दौर के मतदान के ऐन पहले आज आखिरी दिन किस तरह का जोर। बस चंद घंटे और थम जाएगा प्रचार का शोर। गुजरात में 89 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में होने वाले मतदान का प्रचार आज शाम थम जाएगा। गुजरात की चुनावी जंग इस बार भीषण है। पहले लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती थी, इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। बीजेपी के सामने चुनौती 27 साल के राज को बचाए रखने की है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए पीएम मोदी खुद तूफानी प्रचार अभियान में है। विकास से लेकर आतंकवाद और अपने ऊपर होने वाले विरोधियों के हमले तक हर मुद्दे पर वो विपक्ष पर हमलावर हैं। કે કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात बतावी देशु, औकात। मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। उधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी गुजरात से दूर भारत जोड़ो यात्रा में हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रचार की अगुवाई कर रहे हैं। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते। पहले दौर के अब तक के प्रचार अभियान पर गौर किया जाए। आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी दिखाने में कामयाब रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार सक्रिय रहे हैं। मुफ्त बिजली और दिल्ली मॉडल का विकास आपके वायदे में सबसे ऊपर है। 1 मार्च के बाद आपके घर की बिजली फ्री हो जाएगी, आपके घर का बिजली का बिल 0 आएगा। गुजरात चुनाव में इस बार एक और पार्टी एक्शन में है, वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। लेकिन चुनाव प्रचार में उनकी ज्यादा ऊर्जा ये जवाब देने में खर्च हो रही है कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। गुजरात की चुनावी जंग भीषण है। देखना है 1 दिसंबर को वोटर अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन जनता के फैसले का पता 8 दिसंबर को चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी। आज तक ब्यूरो। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपी गांगर हमारी सहयोगी इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं, सूरत से हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज उपाध्याय हैं, सौरभ वक्तानिया भी अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। गोपी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, इस समर में आज 89 सीटों के लिए चुनावी प्रचार थम जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ताकत झोंक रही है। दनादन रैलियां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जगहों पर की है। आज अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ 3-3, 4-4 रैलियां कर रहे हैं। अन्य पार्टियों का क्या हिसाब किताब है और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात में ऐसा कुछ कर पाएंगे जिससे जनता, क्या वो मैग्नेट साबित हो पाएंगे? हालांकि अरविंद केजरीवाल भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तीनों पार्टियां आज आखिरी दिन क्या क्या जुगत लगा रही हैं, दर्शकों को जल्दी से बताइए।
बिल्कुल, देखिए अंजना, लगातार जो तीनों पार्टियां हैं ये जुगत लगाने में लगी हुई है कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए जो इनको फायदा करा दे। देखिए, बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह पिछले 15 दिनों से लगातार यहाँ पे रैलियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो 15 दिनों से यहीं पे स्टेशन है और यहीं से पूरा गृह मंत्रालय भी चल रहा है। और सबसे दिलचस्प अगर कहे तो लगातार अगर आप देखेंगे तो लगातार ऐसी कैंपेनिंग यहाँ पे बीजेपी के जरिए की गई कि एक दिन में 50-50 सीटों पर अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी महज एक ही बार गुजरात में आए हैं और वो 2 रैलियां उन्होंने संबोधित की है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो यहाँ पे 3 रैली कर पाए हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत की बात की रहे तो अशोक गहलोत आते तो थे लेकिन कहीं पे वो जैसे कहते हैं वो माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा था उनकी रैलियों में। तो वही अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले 6 महीने से यहाँ पे आ रहे थे, हर हफ्ते यहाँ पे आ रहे थे और हर हफ्ते रोड शो कर रहे थे, टाउन हॉल कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, रैलियां कर रहे थे। और जिस तरीके से कल कुछ वीडियोस ऐसे आए अरविंद केजरीवाल के जो सच में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो वराछा इलाके के वीडियोस थे और इतनी बड़ी तादाद में वहां पे लोग जो है वो उनको सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि वोट में कितने तब्दील होंगे ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन लगातार जो हम और कह सकते हैं कि चुनावी रैलियों का दौर है वो आज भी जारी है। भगवत मान यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, साथ ही ईसुदान गढ़वी हो, गोपाल इटालिया हो, अल्पेश कथेरिया हो, जो इनके प्रमुख चेहरे हैं वो भी लगातार लोगों के बीच में जाके अपने लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन अंजना, एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। यानी अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो वो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रहा है गुजरात के अंदर। तो वहीं बीजेपी जो है वो कैडर बेस पार्टी और कैडर के तौर पर इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उनके लिए चुनौती इस बार है उन निर्दलीय बीजेपी के नेता जिनको टिकट नहीं दिया गया है और उन्होंने बतौर निर्दलीय के तौर पर अपना फॉर्म भरा है और अब वो चुनावी मैदान में है। तो वो बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। अंजना, बिल्कुल चित्रा, अगर ये त्रिकोणीय लड़ाई है तो तीनों पार्टियों की स्थिति देखते हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत से हैं, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का कमान अभी अभी संभाला है। राहुल गांधी सिर्फ एक बार आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरातियों को कितना प्रभावित कर पाएंगे? इंडिविजुअल कैंडिडेट्स कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो अनामत आंदोलन था पाटीदार समाज का पिछली बार, उनसे उन्होंने अल्पेश कठेरिया हो और इसी सूरत में मैं मौजूद हूं, यहीं पर कल रोड शो किया था अरविंद केजरीवाल ने, गोपाल इटालिया हो। उन्हें पता है कि पटेल समाज यहां पर काफी हद तक चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है, तो वहां से उन्होंने कुछ चेहरे उठाए हैं और अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। लेकिन क्या आप एक फैक्टर बन पाएंगे? तीसरी तरफ है बीजेपी। मतलब ताकत तो ये वैसे हर चुनाव में झोंकते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव हो, लेकिन गुजरात में ऐसा लग रहा है, बहुत कम ऐसा होता है जब प्रचार में प्रधानमंत्री दूसरे राज्य में रह भी जाते हैं, रात भी बिताते हैं। गुजरात में ऐसा वो कर रहे हैं। गृह मंत्री, जैसा कि गोपी ने बताया, यहाँ स्टेशन हो गए हैं। ये बता रहा है कि 2024 के पहले देश का नेता नंबर 1, पार्टी नंबर 1 गुजरात तय करेगा। इस मोड में बीजेपी आ चुकी है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। देखिए, 3 अलग अलग सवाल आपने पूछे हैं, उसका जवाब यह है भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों के साथ ही अलग अलग राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, स्थानीय नेताओं की पूरी फौज गुजरात के अलग अलग हिस्सों में खड़ी कर दी है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और तमाम ओपिनियन पोल, हालांकि अरविंद केजरीवाल का दावा अलग है, लेकिन बीजेपी कंफर्ट जोन में है, ऐसा बीजेपी के नेता की ओर से दावा किया जाता है। जिस सूरत में आप मौजूद हैं, यकीनन पाटीदार आंदोलन का किस तरह का असर वहां पर पड़ा था 2017 के अगर हम नतीजे देखेंगे तो वहां पर हमने पाया था कि जबरदस्त आंदोलन जरूर चला था। हमने देखा था जीएसटी के मुद्दे पर भी व्यापारी किस तरह से नाराज थे, लेकिन 17 में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। लेकिन स्थानीय चुनावों में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जैसा कि गोपी भी जानकारी दे रही थी कि अरविंद केजरीवाल की कल रोड शो की जो तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन वो बीजेपी की चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, चूंकि बूथ मैनेजमेंट के लिए माहिर मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी
और इसी वजह से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को अलग अलग बूथ पर उसने तैनात करके रखा है। अंजना, आप भी सोमनाथ गई थी, मैं सोमनाथ से ही आ रही हूँ अहमदाबाद। सोमनाथ में जाकर मैंने देखा वहां पर भी बड़ी लड़ाई। देखिए, कांग्रेस को इस वक्त कोई दोनों ही नेता कहते हैं कि कांग्रेस कहीं है नहीं, जमीन पर नहीं है। आम आदमी पार्टी और खासतौर से MIM की ओर से कहा जाता है उसको वोट देने का मतलब है कि आप अपना वोट खराब करेंगे। लेकिन गांवों में अगर आप जाकर देखेंगे तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवारों के चेहरे पर चुनावी मैदान में है। मैं सोमनाथ का आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। सोमनाथ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 2017 में उन्होंने जीत हासिल की थी, 40 साल के, वो इस बार मजबूत उम्मीदवार हैं। उसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है, सोमनाथ में कोली समुदाय, SC ST समुदाय की अगर मैं बात करूं तकरीबन 12.5% है, 10% वहां पर अल्पसंख्यक आ जाते हैं। इस लिहाज से कई ऐसे जातिगत समीकरण हैं जिसके मद्देनजर अपने उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के मैदान में उतर जाने के बाद सोमनाथ का समीकरण क्या होगा 2022 के लिए, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए दलित कार्ड उनकी ओर से चुनाव के ठीक पहले खेल दिया गया। वैसे 13 सीटें तो आरक्षित हैं, लेकिन 25 सीटों पर दलितों का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये जो दलित दांव खेला गया है, क्या उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? क्योंकि 2007 के बाद अब तक जितने भी चुनाव हम देखें, बीजेपी की सीटें जरूर बढ़ी रही, लेकिन जहां जहां दलित बैठे वहां पर धीरे धीरे उसकी सीटें कम होती हुई चली गई, जबकि कांग्रेस का जनाधार बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन पिछली बार हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, राहुल गांधी 20 से ज्यादा मंदिरों में जाते हैं, यहाँ पर कई दिन स्टेशन करते हैं, यहाँ पर आकर रहते हैं, जगह जगह चुनावी प्रचार करते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी का ये सबसे बड़ा चेहरा गुजरात चुनाव से एक तरह से गायब था। अरविंद केजरीवाल उसके मुकाबले कहीं ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में स्थिति क्या रहेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। सूरज बहुत तेज है, तपिश उसकी इस वक्त अहमदाबाद में महसूस की जा रही है। दिल्ली में ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही हैं, वहां पर ठंड बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर मौसम का मिजाज क्या रहेगा, आज शाम तक जब पारा थोड़ा कम होगा तो पता चल जाएगा पहले चरण के लिए। सौरभ, अब तो काफी दिनों से आप गुजरात में, तस्वीर हर सीट की अब जो देख रहे हैं हम, 89 जो पहले दौर के मतदान है उसमें सौराष्ट्र का इलाका, ये दक्षिण गुजरात का इलाका, ये सभी इलाके हैं। क्या समझ में आ रहा है, क्या जो बीजेपी का दावा है कि वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, जीत उनकी झोली में है, बस उन्हें मार्जिन जीत का बढ़ाना है, इसमें दम दिखता है? जी देखिए, शुरुआती तौर पे अंजना ये दम दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कैंपेन आगे बढ़ा तो हमें बीजेपी के अंदर भी कई सारे मतभेद देखने को मिले। अंजना, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कैसी इतनी सारी सीट्स थी, जब बीजेपी उन सीटों पर कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करती है, उसके बाद वो नाम पीछे लेने पड़ते हैं। ऐसा भी हुआ है जब किसी लीडर को टिकट नहीं मिली है तो उनके कार्यकर्ताओं ने जाके कमलम, जो गांधीनगर में इनका हेड ऑफिस है, वहां पे जाके प्रोटेस्ट किया है। तो ये हमें पहले कभी नहीं दिखा था, क्योंकि एक डिसिप्लिन पार्टी है बीजेपी, और यहाँ पर हमें इस तरीके की चीजें नहीं दिखती। लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम बीजेपी में देखने को मिला है। जो फर्स्ट फेज में जो दो सबसे बड़े रीजन है, एक है साउथ गुजरात का और सौराष्ट्र का, ये दोनों ऐसे रीजन है जहां पे पाटीदार काफी ज्यादा डोमिनेटेड रहते हैं। पाटीदार आंदोलन यहाँ पे सबसे ज्यादा हुए थे। हम सूरत को तो गेटवे कहते हैं सौराष्ट्र का। तो यहाँ पर जो जिस तरीके का समीकरण इस वक्त हमें दिख रहा है, अब देखिए बीजेपी थोड़ा कैंपेनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि लेट आई। गुजरात गौरव यात्रा उतनी सक्सेसफुल नहीं थी, फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो जून महीने से लगातार कैंपेनिंग जरूर करी है, लेकिन मैं पिछले कुछ हफ्तों में उनको थोड़ा कैंपेनिंग में पीछे हटा हुआ नजर दिख रहा है। और कांग्रेस की अगर जो बात करें अंजना, तो कांग्रेस ने हमेशा से एक अलग ही स्ट्रेटेजी इस बार अपनाई है। देखिए, वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, वो न्यूज में नहीं दिख रहे, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। किसी एक छोटे से गांव में चले जाते हैं, वहां पे 2 स्पीकर लगाते हैं, 50 कुर्सियां होती है, वहां पर आधे एक घंटे की स्पीच देते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो ये जो कैंपेन है वो कांग्रेस का वो तो बहुत अलग है, जहां पर हमें बीजेपी के जबरदस्त जो सेंट्रल लीडरशिप हो, तमाम सीएम हो, वो गुजरात में कैंपेनिंग करते हुए दिख रहे हैं। यहां तक कि आज गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी यहां पर मौजूद है। कांग्रेस के जो लीडर से जो मेरी बातचीत होती है तो वो कह रहे हैं कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमें सेंट्रल लीडरशिप की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त हम दे रहे हैं तो बहुत साइलेंटली, बिना शोर किए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग इस बार स्ट्रेटेजी अलग अलग पार्टियों की हमें दिख रही है। तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या कुछ और हो जाता है।
बिल्कुल। प्रीति चौधरी राजकोट से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति, दिलचस्प ये है राजकोट सीट के बारे में कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। हालांकि बाद में फिर उसी साल वो मणिनगर से चुनाव लड़े, लेकिन अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने यहीं से लड़ा था। विजय रूपाणी पिछली बार चुनाव में थे, इस बार चुनावी मैदान से वो बाहर है, वो भी वहां से जीते और मुख्यमंत्री बने। राजकोट एक तरह से गढ़ है बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस क्या कुछ कर पाएगी? आम आदमी पार्टी क्या एक फैक्टर बन पाएगा? और आज आखिरी दिन, क्या वो आप चहल पहल देख रहे हो? क्योंकि कुछ इलाके गुजरात में जिसमें पिछली बार की तरह इस बार चुनावी प्रचार या शोर नहीं दिख रहा है, लेकिन आज राजकोट सुबह सवेरे क्या दिख रहा है और बीती शाम क्या था? अंजना, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री ने 2001 में यहाँ से पहला बाई इलेक्शन लड़ा था। 2002 में काफी बड़े बहुमत से प्रधानमंत्री, जो तब तो ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, तो 2002 में यहीं से आए थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, गढ़ रहा है। और अगर आप देखें सौराष्ट्र में, क्योंकि सौराष्ट्र में एक बहुत यूनिक बात है अंजना, क्योंकि ये जो 48 सीट्स हैं सौराष्ट्र की, जैसे जैसे भाजपा, जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है, भाजपा का ग्राफ सौराष्ट्र में नीचे गिरा है। पर राजकोट आपने सही पकड़ा, एक बिल्कुल गढ़ था बीजेपी का। 2017 की हम बात करें, 4 सीटें हैं राजकोट की चारों भारतीय जनता पार्टी को गई थी। इस बार इसमें कैसा थोड़ा समीकरण बदला है। अगर हम देखें, एक सीट है राजकोट ईस्ट की, उससे खड़े हैं इंद्रनील राजेगुरु। कौन है इंद्रनील राजेगुरु? एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैन कहलाते हैं, यहाँ के ब्राह्मण फेस है। पर ये वही है इंद्रनील राजेगुरु जो चुनाव के पहले कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए थे। सोचा था कि सीएम फेस बन जाएंगे। जिस दिन गदवी जी का नाम अनाउंस हुआ, आप आम आदमी पार्टी का सीएम फेस, उसी दिन इंद्रनील राजेगुरु ने वापस कांग्रेस में छलांग मार दी। अब वो खड़े हैं ईस्ट, राजकोट ईस्ट से। ये एक सीट है अंजना, जो कांटे की टक्कर होगी उसमें। और इस सीट में कहते हैं भाजपा आगे नहीं है। इस सीट में ये कॉन्टेस्ट है और ये कॉन्टेस्ट रहेगा इंद्रनील राजेगुरु कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि अगर आप देखें सौराष्ट्र में अंजना, जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, धर्म की राजनीति कम चलती है, कास्ट की राजनीति ज्यादा चलती है। तो इसमें पूरा पटेल वर्सेस पटेल, जो भाजपा और आप हैं, दोनों ने पटेल कैंडिडेट खड़े किए हैं। एक चीज मैं बस बताना चाहूंगी अंजना, देर रात तक इंद्रनील राजगुरु ने क्या किया, यहाँ पर राजकोट में बहुत सारी छोटी छोटी सभाएं करी। मुस्लिम इलाके में गए, वहां पर जहां पर बहुल 1 लाख से ज्यादा है, और सिर्फ एक बात दोहराई है। ये सिर्फ हर कांग्रेस लीडर दोहरा रहा है और कह रहा है अपना वोट मत बटने दीजिए, आम आदमी पार्टी को वोट मत कीजिए, आपको एकजुट कांग्रेस को वोट देना है। तो एक थोड़ा डर है कि शायद वोट बट जाए। और अगर वोट बटता है तो फायदा बीजेपी को होगा। राजकोट 2 वो सीट थी, राजकोट 2, जिसमें 2002 के बाई इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव अपने जीवन का लड़ा था। और वहां से देकर इतिहास देखिए, विजय रूपाणी से होते हुए इंद्रनील राजगुरु आज कह रहे हैं कि वोट बटे नहीं। लेकिन ये भी सच है जो गोपी कह रही है कि हर कांग्रेस उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव लड़ रहा है। गुजरात के चुनावी गदर पर सीधे सूरत से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, क्योंकि आज पहले दौर का मतदान जिन सीटों पर, 89 सीटों पर 1 दिसंबर को होना है, उसके लिए चुनावी प्रचार थम जाएगा। चाहे वो सौराष्ट्र का इलाका हो, दक्षिण गुजरात हो, सूरत में भी 1 दिसंबर को वोटिंग है। चुनावी प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन आज दिन भर तमाम चुनावी पार्टियां पूरा गदर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में कर रही हैं, क्योंकि अपने प्रचार के जरिए वो एक आखिरी बार जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है वोटिंग के पहले। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ अहमदाबाद से लेकर राजकोट और गुजरात के अन्य हिस्सों से जुड़ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की है, दनादन। एक दिन में सोचिए पीएम की 4 रैलियां इसी गुजरात की अलग अलग जगहों पर हुई। इसी के साथ चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो जो यहाँ पर स्टेशन है, अन्य मंत्री हो बीजेपी की तरफ से, लेकिन वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल लगातार रोड शो और प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इसी सूरत में बीते दिन रोड शो कर रहे थे और वराचा इलाके में उनकी पार्टी का दावा है कि भारी जन सैलाब उनकी रैली में पहुंचा था। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनावों की तरह जीत का दावा लिख कर दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं जीत का जो दावा
अरविंद केजरीवाल इस वक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं गोपाल इटालिया से जीतेंगे, इसुदान गढ़वी गंपालिया से जो उनके उम्मीदवार है सीएम पद के वो जीतेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए फिर चर्चा की शुरुआत। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। बोला था सूरत में 7 या 8 से ज्यादा सीट आएंगे, तो उससे आप ये वो लगा सकते हैं। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक, भारी मार्जिन से। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, मैंने इतना लिख के दिया। 92 से ऊपर आ रही हैं। इससे पहले कि मैं अन्य सहयोगियों के पास जाऊं, प्रीति चौधरी, आपको वो सौभाग्य प्राप्त है जब पंजाब के चुनाव में इंटरव्यू में पहली बार अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया था और वो पंजाब में सही साबित हुए थे। एक बार फिर वो इसी तरह की भविष्यवाणी गुजरात को लेकर कर रहे हैं। इस बार तुक्का साबित हो जाएगा या फिर वाकई सही साबित होंगे? या प्रीति अब ये एक स्ट्रैटेजी बन गई है लोगों को अभी अपनी तरफ खींचने के लिए। प्रीति, ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर भी मुझे लगता है अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि पंजाब में मैं सही हुआ था तो अब गुजरात की जनता आप मेरी इस भविष्यवाणी को सही कीजिए। देखिए अंजना, ये गुजरात की जनता तय करेगी कि ये सही भविष्यवाणी है, गलत भविष्यवाणी है। पर एक बात आपने सटीक बोली कि ये स्ट्रैटेजी है आम आदमी पार्टी की। कारपेट बॉम्ब करो, परसेप्शन इतना बढ़ाओ, नैरेटिव इतना फीड करो कि लोगों को लगे कि वो जीत जाए, कि ये पार्टी जीत सकती है। अब और यही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जितनी टक्कर है ना अंजना, आम आदमी पार्टी बीजेपी से सीखती, एक दूसरे से काफी सीख लेते हैं। अगर आप देखें, अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात में गणेश और लक्ष्मी बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी स्कूल में बैठते हैं। पर अगर आप भविष्यवाणी की बात करें, अगर आप देखें अंजना, ये एक थॉट आउट स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी को, वो है कि वो पहली बार इतने जोर शोर से कैंपेन करने आए हैं कि लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि वो जीत सकते हैं, कि वो सिर्फ लड़ने नहीं आए, वो जीतने आए हैं गुजरात। तो ये अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल की गुजरात चुनाव में क्या क्या भविष्यवाणी रही है कि कांग्रेस की 5 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी, भाजपा की 38% से ऊपर वोट शेयर नहीं आएगा, और अब लेटेस्ट उन्होंने बोला है कि कांग्रेस के आम आदमी पार्टी भारी मत से चुनाव जीत जाएगी। ये एक टैक्टिक्स है अंजना आम आदमी पार्टी की, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पर, आप भी गुजरात घूम रही हैं, जहाँ पर बिल्कुल त्रिकोणा कॉन्टेस्ट हो गया है, और उसमें अगर आप जाति समीकरण डाल दें तो कोई भी पार्टी आगे निकल सकती है। 1000-2000 से एक वो सीट इधर से उधर खिसक सकती है। तो ये एक बहुत थॉट आउट स्ट्रैटेजी है। जैसे कांग्रेस कह रही है गांव से गांव कि वोट मत बंटने दीजिएगा, कांग्रेस को समर्थन दीजिएगा। आम आदमी पार्टी कह रही है देखिए हम ये जीतेंगे, आप मान लीजिए कि ये चुनाव हमारा है, कि आपका वोट जाया नहीं जाएगा, हमें वोट दीजिए। तो सही पकड़ा आपने, स्ट्रैटेजी है कि वोटर जो यहाँ के हैं उनको बिल्कुल बता दिया जाए कि देखिए जीतने आए हैं और हम जीत सकते हैं और बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। और बिल्कुल, और इसकी वजह है मिलन भी राजकोट से हमारी सहयोगी जुड़ रही है, और इसकी वजह है मिलन, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आजकल, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कोई भी चुनाव आप ले लीजिए, जनता जो नॉन बीजेपी वोटर है वो ये सोचता है कौन सी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है,
और उसी हिसाब से चूज करता है। इसी की मात तो वैसी खाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कई जगहों पर अलीगढ़ में लोग उनकी प्रशंसा खूब करते थे, लेकिन कहते थे कि वोट किसको देंगे, तो वोट समाजवादी पार्टी को देंगे क्योंकि वही बीजेपी को हरा सकती है। अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उन्हें जनता को कन्विंस करना है कि उनका वोट जाया नहीं होगा, उनमें शक्ति है बीजेपी को हराने की। इसीलिए वो भविष्यवाणी वाली पोजीशनिंग अपनी कर रहे हैं। राजकोट का पूरा इलाका बीजेपी का गढ़ क्या होता हुआ दिख रहा है। 1 दिसंबर को यहां पर भी वोटिंग होगी। जी बिल्कुल अंजना, देखिए राजकोट जाना जाता है अपने रंगीले मिजाज के लिए और इसीलिए यहाँ पर जितने भी जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं वो खुलकर कहते हैं कि वो भाजपा को वोट देंगे। खासकर राजकोट वेस्ट की बात करें, जहां से खुद 2001 में नरेंद्र मोदी चुन के आए और उसके बाद ये सीट विजय रूपानी जी को भी दी गई, वो भी यहाँ से मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बारी खुद के जो बीजेपी के कुछ आकलन है वो कहते हैं राजकोट वेस्ट छोड़ के जो आसपास की सीटें हैं, ईस्ट, साउथ, रूरल, वो शायद बीजेपी के लिए फंसती हुई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सेंध मारना शुरू कर दिया है। जगह जगह पर अगर आप राजकोट की जनता से बात करें, आप भी राजकोट आई थी तो आपने सुना होगा किस तरीके से यहाँ के युवा वोटर हैं जो भाजपा के खिलाफ कभी कांग्रेस को वोट दिया करते थे, अब वो आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं। पेपर फूटना, यहाँ पर सौराष्ट्र की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सौराष्ट्र का ये गढ़ माना जाता है राजकोट। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर पेपर फूट जाते हैं और युवा को परिवर्तन चाहिए। जहां ये शब्द परिवर्तन सुन लेती है वहां पर आम आदमी पार्टी का नाम आ जाता है। लेकिन कई जगह पर यहाँ पर बीजेपी ने ये जो एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए भी ऐसी चीजें की जो पहले नहीं की। जैसे यहाँ से विजय रूपानी को टिकट नहीं दिया, उनसे यहाँ पर एक मेयर कॉर्पोरेशन की है डेप्यूटी, उनको टिकट दिया दर्शिता शाह, और उनको बीजेपी से लड़ाया जा रहा है, जिसके पीछे पूरा बीजेपी का समर्थन लगा दिया है। बात राजकोट की क्यों करें, बात जामनगर की भी करें। जामनगर से रेवाबा जाडेजा को लड़ाया जा रहा है, वहां के सबसे बड़े जो लीडर थे धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, उनको नहीं लड़ाया। मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की, उन्होंने कहा कि वो दुखी थे, लेकिन धर्मेंद्र जाडेजा ने खुद कह दिया पार्टी कार्यकर्ताओं कि भाई आपको सपोर्ट इनको देना है। तो और रूरल सौराष्ट्र में जहां की बात है, रूरल सौराष्ट्र में जब हम गए, आसपास के गांव में गए, कापस के किसानों से बात की, वो ये कह रहे हैं कि हाँ, आम आदमी पार्टी को कुछ लोग वोट जरूर देंगे, लेकिन वोट शेयर, वोट बांटने में आम आदमी पार्टी सफल रहेगी। इस बारी वोट शेयर आम आदमी पार्टी का जरूर बढ़ जाएगा। लेकिन कई क्षेत्र जो कांग्रेस के हैं, वाकानेर की सीट है मोरबी के पास, वहां से मोहम्मद पीरजादा पिछले 4 बारी से जीत के आए हैं, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहां पर सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा। तो यहाँ पर राजकोट में ज्यादातर जो बीजेपी मान रहा था अपने गढ़ को, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के आने की वजह से अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वोट बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंद्रनील राजगुरु की अगर बात करें, ये बहुत बड़े कैंडिडेट माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर यहाँ आए जब ईशुदान गढ़वी को सीएम फेस बना दिया गया, तो उनको भी यहाँ पर कांग्रेस के वोट लेने के लिए उन्होंने अल्लाह और महादेव को एक कर दिया, उसमें भी एक कंट्रोवर्सी हो गई। तो ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस की सीट से खड़े जहाँ पर मुस्लिम समुदाय का वोट ज्यादा है। और अंजना, आपने भी देखा होगा कि पाटीदार जो है सौराष्ट्र में जो इन्फ्लुएंस विल्ड करता है, पाटीदार आज भी कंफ्यूज्ड है। हार्दिक पटेल बीजेपी में चले गए हैं, पाटीदार अभी भी थोड़े बहुत नाराज दिखाई देते हैं सौराष्ट्र में। अंजना। बिल्कुल बिल्कुल। अब चित्रा, जल्दी से एक सवाल आपसे, क्योंकि इस बार गुजरात की जनता के लिए बहुत कश्मकश है। यहाँ पर जो बीजेपी के वोटर हैं वो तो बीजेपी के समर्थक है। अभी मैं यहाँ से लाइव कर रही हूँ, 2-3 लोगों ने मुझे बोला कि पीएम प्रचार के लिए सूरत आए ना आए, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। एक ने कहा मुझे कि मुझे मुफ्त नहीं चाहिए। लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब बीजेपी लगातार, आम आदमी पार्टी कह रही है कि एजेंसियों को हमारे पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल की एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, उन पर आरोप लग रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी को अपना गढ़ बनाना है, क्योंकि रूरल जो ग्रामीण सौराष्ट्र है उसके कुछ इलाकों में, आप पोरबंदर देख लीजिए, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस कुछ इलाकों में रहती है। सोमनाथ के भी कुछ इलाके हैं जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रहती है, चाहे वो जातीय समीकरण की वजह से हो, कुछ भी हो। क्या उन गढ़ को कांग्रेस बचा पाएगी, या आम आदमी पार्टी किसे नुकसान पहुंचा रही है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? क्या समझ में आ रहा है?
देखिए यहाँ पर दो बातें हैं अंजना, जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो गुजरात है वो नरेंद्र मोदी से किस तरह से इंटैक्ट जुटा हुआ है। मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए महंगाई, बेरोजगारी, पर्चा फूटना, ये सारी चीजें हैं एक तरफ, और यकीनन विपक्षी दल उस मुद्दे को उठाते भी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ की आधी आबादी, जिन महिलाओं का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, हालांकि ज्यादातर स्क्रीन पे इस वक्त हम महिलाएं ही नजर आ रहे हैं रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाकर वो महंगाई की बात करती है, वो गैस सिलेंडर की बात करती है, वो कहती है इतना महंगा हो गया। जब मैं पलटकर सवाल पूछती हूँ अच्छा वोट किसको देंगी, तो फिर वो नरेंद्र मोदी का नाम लेती हैं। ऐसे एक महिला नोटबंदी में उनको अपने सारे के सारे पैसे अपने पति को देने पड़े थे। रात भर वो रोई थी कि अब पति को देना पड़ेगा, फिर वो वापस मुझे नहीं देगा, वापस पैसे नहीं मिले। फिर वो कहती है मोदी जी तो लाकर पैसे देंगे मुझे नहीं। लेकिन जब मैं पूछती हूँ अच्छा वोट किसको जाएगा, तो वो कहती है नहीं नहीं वोट तो मुझे मोदी को ही जाएगा, और फिर वो स्माइल करने लगती है। ऐसी बहुत बड़ी आबादी है इसी गुजरात की जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने की बात कहती है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बाकी एक तबका हो। ऐसे में बीजेपी जैसी पार्टी को देखिए 27 सालों से वो पार्टी यहाँ पर है, लगातार उसका ग्राफ बढ़ा। 2017 का चूंकि पाटीदार आंदोलन था, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हार्दिक पटेल एक बहुत बड़ा चेहरा, बीती रात ही मैंने उनका इंटरव्यू किया है, देखिए वो अभी भारतीय जनता पार्टी की कमान थामे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को इन तमाम फैक्टर पर क्या आम आदमी पार्टी चुनौती। अंजना जल्दी से एक और बात जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, देखिए बीजेपी अपने आप को क्यों कंफर्ट जोन में पा रही है इस बार के चुनाव में, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। 21 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर हार और जीत का अंतर पिछली बार 3000 से कम था। बीजेपी ये मानकर बैठी हुई है कि अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच वोट बटेगा, जो बीजेपी विरोधी वोट है, तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। ऐसे में उस वोट को बटने से रोकना, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कांग्रेस को वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस आपको वोट नहीं देने की बात कर रही है, वो इंटैक्ट होकर जो विरोधी वोट है क्या एक तरफ जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो यकीनन बीजेपी फायदे में रहेगी, जैसा कि वो सोचकर बैठी हुई है। इसी वजह से देखना महत्वपूर्ण होगा। चुनाव जरूर इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बात भी सच है कि मोदी का ये गुजरात है, और नरेंद्र मोदी नाम के फैक्टर को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या बड़ा डेंट पहुंचा पाएंगे। एक और बयान, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान वायरल हो रहा है और बीजेपी टोक रही हूँ। आइए आपको सुनाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों किस तरह से चुनावी प्रचार में अब आखिरी वक्त में पहले फेज के किस तरह का टर्न। आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बोल रहा है कि मेरा साथ कोई चाय नहीं पीता है, तो हो सकता है राहुल जी उनका साथ चाय नहीं पीता है अभी तक। हो सकता है कि कांग्रेस में अस्पृश्यता का प्रैक्टिस किया जाता है। तो खड़गे जी का यह बयान का बाद राहुल जी को एक ट्वीट करना चाहिए विथ ए पिक्चर बैकडेटेड कि वो और खड़गे जी एक साथ चाय पी रहा है। देखिए गुजरात की ये पूरी लड़ाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सूरत से आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, बाटला एनकाउंटर पर कांग्रेस पार्टी को घेरा था, तो दलितों के पर अत्याचार के मुद्दे को मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया अपना एग्जाम्पल देकर कि आपकी तो चाय पीते थे, मैं कोई चाय नहीं पीता। और हेमंत बिस्वा शर्मा को भारत देश के किसी कोने में पहुंचा दीजिए, घूमकर उनकी बात राहुल गांधी पर आती है, उन्होंने कह दिया शायद राहुल उनके साथ चाय नहीं पीते। बहरहाल सूरत से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन रहिएगा आज तक के साथ क्योंकि इलेक्शन की ऐसी कवरेज आप और कहीं नहीं देखेंगे। सूरत से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। आज आखिरी दौर का मतदान का प्रचार है। पहले फेज की वोटिंग के पहले 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। आज शाम 5 बजे 89 सीटों के लिए प्रचार थम जाएगा। इसी पर आप देख रहे थे हमारे तमाम सहयोगियों के साथ ये विशेष पेशकश। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।